अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है उवैस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। पाकिस्तानी क्रिकेट टीम से एक बड़ी खबर आ रही है, कराची वालों के लिए एक बुरी खबर आ रही है। पाकिस्तान का एक बड़ा फास्ट बॉलर कराची टेस्ट से बाहर हो चुका है। यकीनन कराची वाले भी उसको अपनी होम कंडीशन में बॉलिंग करता हुआ देखना चाहते होंगे, उसकी स्पीड को एंजॉय करना चाहते होंगे, लेकिन उसके साथ अब नहीं देख सकते। कौन है वो फास्ट बॉलर, इस हवाले से आपसे डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। न्यूजीलैंड की टीम इंग्लैंड की सीरीज के फौरन बाद इसी मंथ आपकी कंट्री आ रही है 2 टेस्ट मैच और 3 वनडे खेलने के लिए, लेकिन दोनों बोर्ड की रजामंदी से शेड्यूल को तब्दील कर दिया गया है। क्या शेड्यूल हो चुका है, कौन सी डेट से पहला टेस्ट मैच शुरू होगा कराची में, इस हवाले से भी आपसे बात करेंगे इस वीडियो में। शाहिद आफरीदी मैदान में आ चुके हैं, बाबर आजम को एक बड़ा मशवरा दे दिया है 2 खिलाड़ियों को लेकर। शाहिद आफरीदी ने कहा है कि अगर आप इंग्लैंड के खिलाफ क्लीन स्वीप से बचना चाहते हैं और कराची टेस्ट को जीतना चाहते हैं तो ये 2 खिलाड़ियों को लाजमी प्लेइंग 11 में शामिल करें। कौन से हैं वो 2 खिलाड़ी, इस हवाले से भी आपको बताएंगे। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे दरखास्त करेंगे, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन का बटन दबा दें ताकि आने वाली मजीद वीडियो आप तक पहुंच सके। तो वीडियो का आगाज करते हैं। मुल्तान टेस्ट में भी आपने देखा था नसीम शाह अवेलेबल नहीं थे। मुल्तान टेस्ट से एक दिन पहले शोल्डर की इंजरी हो गई थी उनको प्रैक्टिस मैच के दौरान। जब वो प्रैक्टिस कर रहे थे तो उनके शोल्डर में पेन हुआ था, जिसके 22 वो मुल्तान टेस्ट मैच में भी अवेलेबल नहीं थे, नहीं हिस्सा ले सके थे। डॉक्टर ने उनको आराम का मशवरा दे दिया था। तो अब यही जराए से खबर आ रही थी कि कराची टेस्ट में वो अवेलेबल होंगे, लेकिन दोबारा से उनकी इंजरी बढ़ चुकी है और डॉक्टर ने उनको मजीद आराम का मशवरा दे दिया है। तो नसीम शाह पूरी तरह ठीक होने के बाद लाहौर में कायम नेशनल हाई परफॉर्मेंस जाकर टाइम स्पेंड करेंगे और पूरी तरह ठीक होने के बाद फिर पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के लिए अवेलेबल होंगे। नेशनल हाई परफॉर्मेंस में आज तक कौन सा खिलाड़ी जाकर ठीक होकर वापस आया है? डोमेस्टिक के हजारों खिलाड़ी जाते हैं, जो पहले से सही होते हैं वो भी खराब होकर आ जाते हैं। तो नसीम शाह का आपने क्या कर लेना है? इससे पहले भी पाकिस्तानी कई खिलाड़ी वहां से होकर आ चुके हैं, कोई रिजल्ट नहीं है। हारिस रऊफ का क्या रिजल्ट है? नसीम शाह का, शाहीन शाह अफरीदी का क्या रिजल्ट है? फखर जमान का क्या रिजल्ट है? नेशनल हाई परफॉर्मेंस जो है वो तो टिकटॉकर के लिए आपने बनाया हुआ है, वहां पे तो टिकटॉकर जाकर वीडियो बनाते हैं। अभी पिछले ही दिनों एक टिकटॉकर वहां से पकड़ाया है वीडियो बनाते हुए, उसके खिलाफ आपने क्या एक्शन लिया? तो फिर आपने एक बेवकूफ बनाने के लिए, पैसे जाया करने के लिए नेशनल हाई परफॉर्मेंस को कायम किया हुआ है कि खिलाड़ी वहां पर जाकर टाइम स्पेंड करेगा और वहां से ठीक होकर वापस आएगा। ये सब बेवकूफ बनाने वाली बात है। दूसरी तरफ मैं रमीज राजा और बैन स्टोक का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। रमीज राजा का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। पाकिस्तानी क्रिकेट की जो बची कुछ इज्जत थी, जो कुछ कसर बाकी रह गई थी, वो रमीज राजा ने पूरी कर दी है। मीडिया पे अभी आपने सुना होगा एक बहस छिड़ी हुई है पिंडी टेस्ट को लेकर। हालांकि पिंडी टेस्ट तो खत्म हुए हुए टाइम हो गया, मुल्तान टेस्ट भी खत्म हो गया, अब तीसरा टेस्ट मैच कराची का शुरू होने वाला है, लेकिन अब तक पिंडी टेस्ट मैच के पिच को डिस्कस किया जा रहा है। आईसीसी ने आपको 9 मंथ के अंदर 2 नेगेटिव पॉइंट दे दिया है और ये किसी भी ग्राउंड के लिए, किसी भी कंट्री के लिए बहुत बुरी बात होती है। ये आप समझ लें एक तरह से बेइज्जत हो रहे हैं, जलील हो रहे हैं। दूसरी तरफ बैन स्टोक का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि उन्होंने पिंडी ग्राउंड को बैंड होने से बचा लिया। किस तरह से बचाया कि वो रिजल्ट की तरफ चले गए। अगर हमारे जैसी टीम इंग्लैंड की भी होती या इंग्लैंड की टीम रिजल्ट में नहीं जाती और ये मैच ड्रॉ हो जाता तो 110% आईसीसी आपके पिंडी स्टेडियम को बैंड कर देता, क्योंकि इसका कोई रिजल्ट नहीं निकला। और दूसरी चीज ये कि आपने पिच इतनी ज्यादा थर्ड क्लास बनाई कि 9 मंथ के अंदर अंदर आपको दूसरा नेगेटिव पॉइंट मिला है। पहला नेगेटिव पॉइंट आपको मार्च में मिला था जब ऑस्ट्रेलिया की टीम पाकिस्तान आई हुई थी, उस दौरान भी आपने यही हरकत की थी और फिर कबूल भी नहीं करते सारी चीजों को करने के बाद। अभी कोई जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है, ना रमीज राजा जिम्मेदारी ले रहे हैं, ना बाबर आजम, ना सकलैन मुश्ताक। मोहम्मद यूसुफ बरी उस जिम्मा है हर चीज से। कहते हैं यार हमने तो ऐसी पिच का कहा ही नहीं था, ये पिच बन गई कैसे? सारी चीजें आगा जाहिद पर डाल रहे हैं, जो पिच जिन्होंने बनाया है। तो अब ये बताएं, आगा जाहिद एक गरीब बंदा, वो अपनी मर्जी से ऐसी पिच बना सकता है कभी भी? वो भी रिटायर्ड बंदा, उसको वापस लेकर आया गया है कि आप आकर पिच बनाए, और वो अपनी मर्जी से पिच बना सकता है? कभी भी नहीं बना सकता। अगर इन्होंने पिच बनाई है तो फिर इसको कबूल करें, धड़ल्ले से बोलें कि भाई हमने ये पिच बनाई है, हमने अपने खिलाड़ियों के लिए पिच बनाई थी, दूसरों को बेवकूफ तो ना बनाए। अभी आप मीडिया पर बैठकर बोलते हैं कि यार ये पिच तो पता नहीं कैसे बन गई, हमने तो ऐसी पिच ही नहीं बनाई थी। और कुछ दिन पहले यही बात हो रही थी कि हमें दूसरी टाइप की पिच नहीं बनानी आती। और फिर आपने देखा पिंडी टेस्ट के फौरन बाद 3 दिन के अंदर अंदर मुल्तान में जो पिच बनी है वो कैसी पिच बन गई? जबरदस्त किस्म की पिच बनी थी। फास्ट बॉलर को भी फायदा दे रही थी, स्पिनर को भी फायदा दे रही थी, उसमें बैट्समैन भी रन्स कर रहे थे। मतलब एक क्रिकेट पिच इन्होंने बना दी थी।
उन्होंने बेवकूफ़ बनाने की दुकान खोली हुई है कि बस कुछ भी करते जाओ और बेवकूफ़ बनाते जाओ। अगर पिंडी स्टेडियम में आपके बैंड लग जाता, ऐसी आपके पास कोई टीम नहीं आना चाहती, और फिर आपकी ऐसी ऐसी हरकतें, नेगेटिव हरकतें, फिर मीडिया पर आकर बोलते हैं कि ऐसी पिच बन गई और अपनी बेइज्जती करवाते हैं। कभी भी कप्तान के बगैर कोई पिच तैयार नहीं होती, हेड कोच के बगैर पिच तैयार नहीं होती, आपके रमीज राजा के बगैर पिच तैयार नहीं होती। अगर आपको नहीं पता था और ये पिच बन गई है, इतना बड़ा ब्लंडर हो चुका है कि दुनिया के सामने आप बेइज्जत हो रहे हैं, तो उसको फारिग कर दें आगा जाहिद को। अगर उसने अपनी मर्जी से पिच बनाई है तो एक्शन लेकर दिखा दें। आपका कप्तान कुछ कह रहा होता है, रमीज राजा कुछ कह रहा होता है, हेड कोच कुछ कह रहे होते हैं। हेड कोच तो हर चीज से सेटिस्फाई नजर आ रहे होते हैं। हर आपके सकलैन मुश्ताक आपकी टीम की परफॉर्मेंस से भी खुश हैं। जब आपका हेड कोच इतना मुतमईन रहेगा तो टीम परफॉर्म कैसे करेगी? अब बुरा भी वर्क करोगे तो आपका टीचर बोलेगा ओके, तो आप अच्छे वर्क की तरफ कभी भी जाओगे? कभी भी नहीं जाओगे। तो सकलैन मुश्ताक जो हरकत कर रहे हैं, ये तो टीम के लिए और ज्यादा खराब चीजें हैं। जो टीम का ये आज हाल है, इसमें आपका हेड कोच भी जिम्मेदार है। दूसरी तरफ अगर हम बात करें बाबर आजम की, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहते हैं कि हमें एक्सपीरियंस खिलाड़ी चाहिए, हमें एक्सपीरियंस बॉलर चाहिए। तो यार, जब मीर हमजा आपके पास आ रहा था, आपने उसको नहीं खिलाया, आपने उसको सिलेक्ट ही नहीं किया, इंजर्ड का कह दिया। या तो फिर बाबर आजम और टीम मैनेजमेंट में फर्क है। सिलेक्शन कमेटी में बाबर आजम नहीं होते, उनकी मर्जी से टीम को सिलेक्ट किया जाता है। अगर बाबर आजम एक्सपीरियंस खिलाड़ी चाहते हैं तो मीर हमजा से बेहतर तो कोई नहीं था, अब्बास से बेहतर तो कोई नहीं था। आपने उसके बावजूद मोहम्मद अली को सिलेक्ट कर लिया। आपने किस बिहाफ पे उसको सिलेक्ट किया? क्या देखा उसने आपको? उसमें आपको क्या ऐसा नजर आया जो आपने मीर हमजा को कह दिया कि इंजर्ड है? और मीर हमजा वो इंजर्ड है जो अभी कराची में ओडीआई खेल रहा है 50-50 ओवर की, वो मैच खेल रहा है, वो बॉलिंग कर रहा है, वो रन्स कर रहा है, और कहते हैं आपके इंजर्ड था। और दूसरी तरफ कहते हैं आके कि हमें तो एक्सपीरियंस खिलाड़ी चाहिए। ये खिलाड़ी हमारे पास हैं जिसकी वजह से हमारी परफॉर्मेंस ऐसी है, हमारे पास एक्सपीरियंस खिलाड़ी ही नहीं है। मतलब देखिए अपनी बातों से किस तरह ये मुकरते हैं। जो काम कर रहे होते हैं ये वो बात नहीं कर रहे होते। तो मतलब ये किसको बेवकूफ़ बना रहे हैं? हम सब क्या बच्चे हैं? जितने भी लोग हैं उन्हें किसी चीज़ की समझ नहीं है। ये जो कहते हैं वो बस सुनते जाते हैं, समझते कुछ भी नहीं है, पता कुछ भी नहीं होता। अगर ये कहते हैं कि भाई हमें एक्सपीरियंस खिलाड़ी चाहिए थे, आ गए अनएक्सपीरियंस खिलाड़ी, तो इसका मतलब यही है कि बाबर आजम की सिलेक्शन में कोई मर्जी शामिल नहीं थी। और ऐसा हो नहीं सकता कि कप्तान की कोई मर्जी शामिल ना हो, अपनी मर्जी से टीम मैनेजमेंट ने इनके ऊपर थोप दिए हो खिलाड़ी। ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है बिल्कुल। और फिर दूसरी तरफ आकर बात करते हैं कि हमारी परफॉर्मेंस ऐसी हो गई, हमारे पास अनएक्सपीरियंस खिलाड़ी नहीं है। तो आपके पास जब एक्सपीरियंस खिलाड़ी आए तो फिर आपने लिया क्यों नहीं? अजहर अली की आपने सिलेक्शन करवा ली। अजहर अली को पहले टेस्ट मैच में इन्होंने सेलेक्ट किया, जस्टिफाई किया उसको, और दूसरे टेस्ट मैच में बाहर कर दिया। अगर आपकी सिलेक्शन सही थी तो फिर आप उसको कंटिन्यू करते, नहीं बाहर करते, उसको और मौका देते रहते। इतने जल्दी आपकी सिलेक्शन का जो माइंड है वो चेंज हो गया। तो ये सब बेवकूफ़ बनाने के लिए बैठे हुए हैं यहाँ पे। इनकी अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं होता। शाहिद आफरीदी ने अभी पिछले दिनों बहुत अच्छी बात कही इनको लेकर कि बाबर को चाहिए टीम मेट के सुने, अपनी टीम मेट की सुने, बाहर से मशवरा लेने के बजाय। शाहिद आफरीदी ने बहुत गहरी बात की है कि बाहर से मशवरा लोगे तो यही काम होगा। उनका सीधा सीधा यही मतलब है कि बाहर से आवाज़ें आती हैं जिनके बेस पे खिलाड़ी सेलेक्ट होते हैं। सरफराज अहमद अभी पिछले दिनों इब्रार अहमद को जो मशवरा दे रहे थे डेब्यू के टाइम पे, वो तो बड़ी चीज़ें मशहूर हुई हैं कि ये होता है सीनियर खिलाड़ी। जिस तरह सरफराज अहमद टीम में सीनियर मौजूद है, लेकिन उसको कोई पूछने ही वाला नहीं है यार। अभी पिछले दिनों शाहिद आफरीदी ने यह भी कहा है कि अगर आप जीतना चाहते हैं टेस्ट मैच तो सरफराज अहमद और शान मसूद को आप खिलाएं। दोनों आपके खिलाड़ी एक्सपीरियंस खिलाड़ी हैं। अगर आपको एक्सपीरियंस खिलाड़ी चाहिए, बाबर आजम प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठ के बोल रहे होते हैं, हजारों प्रेस कॉन्फ्रेंस है, हर मैच के बाद आप सुन सकते हैं, तो इनको खिलाएं। अब ये एक्सपीरियंस बैट्समैन है आपके, आप इनको क्यों नहीं चांस दे रहे हैं? इनको तो चांस मिलना चाहिए। पिछले 1 साल से आपने सरफराज को पागल बनाया हुआ है, घुमा रहे हैं आप, कभी पानी पिलाते हैं, कभी क्या करते हैं। ऑस्ट्रेलिया के टेस्ट मैच आपने बैठा के रखा 2021 के जनवरी के बाद से, अब तक आप उनको बैठाए हुए। इंग्लैंड के टेस्ट मैच में भी 2 टेस्ट मैच गुजर गए, अब तो सीरीज भी हार गए आप, अब तो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप से भी बाहर हो गए। अब नहीं मौका देंगे तो कब देंगे? अब मौका दे दें सरफराज अहमद को, शान मसूद को खिलाएं, मौका दें। अब नहीं देंगे तो फिर कब देंगे? अभी भी रिजवान से ओपनिंग करवाते रहेंगे क्या? कोई भी परफॉर्मेंस रिजवान की नहीं है। मोहम्मद यूसुफ को लेकर रिजवान से पूछा जाता है कि ऐसी परफॉर्मेंस है रिजवान की, इस पे आप क्या कहेंगे? मोहम्मद यूसुफ कहते हैं रिजवान मेरे डोमेन में नहीं आते हैं,
मतलब एक बैटिंग कोच ये बात कहता है कि रिजवान मेरे डोमेन में नहीं आते, तो फिर किसके डोमेन में आते हैं भाई? कौन है बैटिंग कोच? ये इनसे सवाल करना चाहिए, इनको पकड़ना चाहिए। ये इस तरह से हर चीजों में जान छुड़ा रहे होते हैं। पिच इन्होंने नहीं बनाई, कैसे बन गई इनको नहीं पता। खिलाड़ी इनको एक्सपीरियंस वाले चाहिए, लेकिन उसके बावजूद भी अनएक्सपीरियंस खिलाड़ी टीम में मौजूद हैं। कोई बैट्समैन परफॉर्म नहीं करे, बैटिंग कोच से सवाल हो तो बैटिंग कोच कहता है कि भाई ये मेरे डोमेन में नहीं आता। तो हर चीज से ये जिम्मेदारी से हाथ उठा रहे हैं, तो ऐसा कैसे चलेगा? हेड कोच से कोई सवाल करो तो साफ साफ कह देता है भाई मैं तो टीम से मुतमईन हूं, टीम की परफॉर्मेंस से मुतमईन हूं। जब तो ये सिर्फ और सिर्फ कौम को बेवकूफ बनाया जा रहा है। हम सब बैठ के बेवकूफ बन रहे, इन्हें जो करना है ये कर रहे हैं, और चीजों के रिजल्ट के बाद ये हाथ उठा देते हैं। ये कहते हैं यार ये कैसे हो गया, ऐसा कैसे हो गया, हमने तो ऐसा नहीं किया, हमें तो ऐसे खिलाड़ी चाहिए थे, ऐसे मिल गए, हमने तो ऐसी पिच का कहा था, ऐसी पिच मिल गई। हजार बातें होती हैं इनके पास, ये सिर्फ और सिर्फ ड्रामा लगाकर बैठे हुए हैं। इन्हें बंदा चाहिए। अभी इन्होंने डायरेक्टर सेलेक्ट किया है, मैं आपको बताता हूं। डायरेक्टर अभी इन्होंने एक नॉमिनेट किया है, जो आ रहे हैं जाकिर खान। जाकिर खान वो बंदा है जो शुरू से ही बोर्ड के साथ है, कभी आपको उस पोस्ट पे मिलेगा, कभी उस पोस्ट पे मिलेगा। इनको बंदा चाहिए राशिद लतीफ और यूनुस खान जैसा। ये बंदा भी वही लाते हैं जो इनकी मर्जी का हो, जिसको कुछ खबर ही ना हो, बिल्कुल सुन पट्टी हो। और जाकिर खान को ये ला रहे हैं। जाकिर खान ने अभी ये बड़े समझ लें कि फंकारी कर रहे हैं, एक फंकारी इसको बोल लें कि बड़े उससे वसूख से ऐलान कर रहे हैं कि हम जाकिर खान को ला रहे हैं। भाई कोई नए नाम का आप अनाउंस करते कि आप नए नाम ला रहे हो, आप तो नाम वही ला रहे हो जो आपसे आने से। राशिद लतीफ जैसा बंदा लाओ, यूनुस खान जैसा बंदा लाओ, जो अपनी सीट पे आने के बाद आपकी भी ना सुने, अपनी मर्जी से काम करे। ऐसा बंदा जिस दिन आएगा उस दिन पता चलेगा कि क्रिकेट टीम वाकई, क्रिकेट मैनेजमेंट में हमारा पीसीबी स्ट्रांग हो चुका है। और ये जाकिर खान वगैरह आप ये जो नाम सुनाते हैं, इससे तो आप सिर्फ और सिर्फ एक नया तरीका ढूंढ लिया आपने बेवकूफ बनाने का। कान इधर से पकड़ो या उधर से पकड़ो, घूम फिर के बात वहीं पे आ गई। ऐसा बंदा लाकर बैठा दियो जो अपनी मर्जी से काम ही नहीं कर सकता। तो टीम में काफी ज्यादा जरूरत है चेंजिंग की, मैनेजमेंट की चेंजिंग की, हर एक चीज पे वर्क की जरूरत है। अपना पाकिस्तानी क्रिकेट खत्म होते हुए दिखाई दे रही है माजरत के साथ। अब अगर हम न्यूजीलैंड की बात करें, न्यूजीलैंड की टीम आ रही थी तो 26 दिसंबर से एक दिन का शेड्यूल डिले हो चुका है। डिले होने के बाद न्यूजीलैंड की टीम आपकी आ रही है 26 दिसंबर से। कराची में टेस्ट मैच स्टार्ट है, दूसरा टेस्ट मैच मुल्तान में, 3 वनडे है, तीनों का तीनों कराची में। तो ये एक अच्छी बात हो गई है कराची वालों के लिए कि न्यूजीलैंड की टीम को अपने होम कंडीशन में टेस्ट और वनडे दोनों में देखेगी। तो आज की वीडियो यहीं तक है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कर दीजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन का बटन दबा दीजिएगा ताकि आने वाली मजीद वीडियो आप तक पहुंच सके। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह।